नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंभ और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता के लिए साल 2025 काफी मुश्किल नजर आ रहा है और मुश्किल दौर की शुरुआत भी नए साल के साथ शुरू हो चुकी है। लेकिन गुजरात की सत्ता और फिर गुजरात से चलकर दिल्ली पहुंचने और दिल्ली में लगातार 11 साल से सत्ता मोदी ने ऐसे ही तमाम उठापटक के साथ चलाई है। इस काम में हर वक्त उनके चाणक्य अमित शाह भी चुनावी और सियासी विषाद बिछाते रहते हैं। नए साल पर जब पटना में लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आकर फिर से काम करने का खुला ऑफर, डायरेक्ट ऑफर दिया और नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराहट के साथ लालू के इस ऑफर पर खामोशी बरती, तो दिल्ली में मोदी भी चौकन्ने हो गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश की पार्टी के सांसदों को तो अपने पाले में करने का इंतजाम कर ही रहे हैं। सांसदों के जरिए पटना में विधायकों को तोड़ने की जुगत भी सोच रहे हैं। ये सारे काम मोदी और शाह की जोड़ी लालू यादव के ऑफर के बाद से नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पिछले साल से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चारों ओर शिकंजा कस रहे हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मोदी और शाह की तमाम रणनीतियों के बावजूद नीतीश की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता नजर आ रहा। नीतीश को निजी तौर पर एजेंसियों के सहारे घेरा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश के बड़े से बड़े दुश्मन भी उन पर डायरेक्ट करप्शन का कोई आरोप लगा ही नहीं सकते। और राजनीतिक रूप से नीतीश को घेरने के लिए बीजेपी के पास बिहार में कोई कद्दावर बड़ा नेता नहीं है। मजबूरन मोदी और शाह को कुछ दूसरे प्लेयर तलाशने पड़ रहे हैं। जैसे विपक्ष को कमजोर करने के लिए बिहार या दूसरे राज्यों में मोदी के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी मुस्तैद हो जाते हैं, उसी तरह अब बिहार में अपने सहयोगी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कुछ खिलाड़ी तैयार कर लिए हैं। हालांकि खुले तौर पर मोदी और शाह या फिर बीजेपी उन्हें अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं बना सकते, ना ही ऐसा दिखाते नजर आ सकते हैं। लेकिन उन सारे खिलाड़ियों की चाल देखकर साफ समझ आ सकता है कि वो सिर्फ मोहरा है, और किसका मोहरा है, किसे जिताने के लिए चाल चल रहे हैं, ये भी साफ साफ समझ आ जाता है। ऐसे सभी छोटे छोटे तिनकों का निशाना तीर ही है। तीर जेडीयू का चुनाव चिन्ह है। जेडीयू का मतलब सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार। अब नीतीश के खिलाफ एक मोहरा उत्तर प्रदेश से तैयार किया जा रहा है। हमने अपने 2 दिन पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे नीतीश कुमार बिहार से ही यूपी की बेहद अहम सीट अयोध्या के मिल्कीपुर का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो अब नीतीश का खेल बिगाड़ने के लिए यूपी से ही खिलाड़ी आगे लाया जा रहा है। इस मोहरे को नीतीश के मुकाबले खड़ा करने का अंदाज भी बड़ा दिलचस्प है। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की अपनी सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी को चुनौती दे दी है। राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी को दिल्ली और बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए में सीट दी जाए। अगर उन्हें सीट नहीं मिली तो वो अकेले ही चुनाव में उतर जाएंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखने में तो ये एक चेतावनी मोदी और शाह को चुनौती नजर आती है, लेकिन बात भी किसी से छिपी नहीं है कि असल में राजभर अमित शाह के ही गुटके हैं। योगी सरकार में भी वो मोदी और शाह के दबाव के बाद ही लंबे इंतजार के बाद शामिल किए गए थे। फिर वो भला मोदी और शाह को चुनौती कैसे दे सकते हैं, वो भी उन राज्यों के लिए जहां उनकी पार्टी बहुत मजबूत भी नहीं है। इस खेल को उनकी कही बातों से समझिए। किसी और से गठबंधन ना करने और अकेले लड़ने का दम भरना ही राजभर की मंशा साफ कर रहा है। राजभर ने कहा है कि बिहार के 38 में से 36 जिलों में हमारी स्थिति
ठीक ठाक है। अभी हम लोगों ने नवादा, कटिहार, सिवान, छपरा, मधेपुरा में रैली, 36 जिलों में कार्यक्रम किए, जिसमें 35,000 40,000 लोग इकट्ठा हुए। 40,000 लोग आए, यानी नीतीश के खिलाफ इस मोहरे की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तैयारी राजभर बिहार उपचुनाव में भी दिखा चुके हैं। राजभर ने कहा कि तरारी और रामगढ़ में पर्चा भरवा दिया था। बात दिल्ली तक आई, विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी चीफ परेशान थे। फिर मामला बीजेपी चीफ जगत नड्डा तक पहुंच गया, तो उन्होंने कहा कि आप लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई हम हराने नहीं आए हैं, लोकसभा में हमने सीट मांगी थी, आपने नहीं दी। तो क्या राजभर और पत्रकार के सवाल जवाब उतने ही भोले नजर आते हैं जितने आप उन्हें सुनकर समझ रहे हैं? क्या ये उस विषाद का आधार नहीं है जो नीतीश के खिलाफ आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिछा रहे हैं? मोडस ऑपरेंडी ये हो सकती है कि पहले सीट बंटवारे से इनकार होगा, फिर बहुत कम सीटें ऑफर की जाएंगी, जिससे भड़क कर राजभर बिहार में अकेले दम चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे और फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वाली सीट पर अपने कैंडिडेट उतार देंगे। नतीजा ये होगा कि राजभर कम या ज्यादा जेडीयू को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। राजभर को यूपी से बिहार के मोर्चे पर भेजने की रणनीति बनाई जा रही है, तो बिहार में ही मौजूद एक और सिपाही के बारे में माना जा रहा है कि वो पहले से ही बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी का अघोषित सिपाही है प्रशांत किशोर उर्फ पीके। अभी तक पीके की पहचान दूसरे नेताओं और पार्टियों की ब्रांडिंग के महारथी के रूप में थी, लेकिन अब वो अपनी जन स्वराज पार्टी के जरिए खुद की ब्रांडिंग में जुटे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति को पढ़ने वाले ये मानते हैं कि पीके असल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए पीके के क्लाइंट बने थे और 2025 में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार मोदी उनके हिडन क्लाइंट हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बीपीएससी स्टूडेंट के आंदोलन में पीके जिस तरह घुसपैठ करते नजर आ रहे हैं, वो इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि अपने दो कामों से वो कामयाब कम और बदनाम ज्यादा हो रहे हैं। एक तो छात्र संसद के लिए स्टूडेंट्स को भड़का कर प्रशांत किशोर खुद मौके से भाग खड़े हुए और कड़ाके की ठंड भरी रात में पुलिस की लाठियां और वाटर कैनन झेली बच्चों ने। फिर उन्हें कंबल बांटकर उनसे वोट मांगने लगे। इन सबको लेकर बिहार के युवा प्रशांत किशोर को गाली भी दे रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार पीके की ये सियासी चूक है जो राजनीति के उनके नए नवेले और कम अनुभव की वजह से है। जिस राजनीतिक आगा को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने का आरोप पीके पर लग रहा है, वो भी उन्हें इशारा ही कर सकते हैं, उंगली पकड़कर तो चला नहीं सकते। प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप कई बातों से साबित होता है। पीके कभी भी बीजेपी पर सीधा अटैक नहीं करते हैं, जबकि बिहार में सबसे बड़ा दल और सत्ता में शामिल होने के साथ ही देश की सत्ता में पिछले 11 साल से बीजेपी ही है। राज्य की तमाम परेशानियों के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितनी राज्य सरकार की, लेकिन बीजेपी पर पीके आक्रामक नहीं होते हैं। प्रशांत किशोर जुबानी चाहे जितने बड़े दावे करें, लेकिन उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर अभी अबोध बालक की हैसियत में है, यानी मजबूत नहीं है। ऐसे में आने वाले चुनाव में पीके क्या भूमिका निभाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इतना तो तय है कि उनकी पार्टी वोट ही काटेगी। उम्मीदवारों का जीतना मुश्किल होगा, लेकिन वोट काट कर वो किसका नुकसान करेंगे और किसका फायदा, ये भी तय कर देगा कि असल में पीके किस टीम से खेल रहे हैं। विपक्षी दल चुनाव तो सत्ता के खिलाफ ही लड़ते हैं। ऐसे में पीके के निशाने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार ही है। लेकिन नीतीश के वोट क्या वो इस तरह काटेंगे कि जेडीयू तो कमजोर हो लेकिन उसकी सहयोगी बीजेपी मजबूत हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे 2020 में खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने किया था, जिसका उन्हें इनाम भी मिला 2024 में।
चिराग के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी और शाह ने अपनी राजनीतिक शैली का असर दिखाया और रामविलास की एलजेपी दो हिस्सों में बांट दी गई। उस वक्त 2019 की सरकार में मोदी जी ने रामविलास के भाई यानी चिराग के चाचा को गले लगाया, लेकिन चिराग ने खुद को हनुमान बताकर बिहार में जो किया उसके इनाम के बदले मोदी ने 2024 में चाचा को धकिया कर भतीजे को गले लगा लिया। चिराग की बदौलत ही नीतीश 45 सीटों पर सिमटकर तीसरे नंबर की पार्टी पर जा पहुंचे। अब पीके की बदौलत मोदी और शाह की रणनीति नीतीश को आखिरी पायदान पर पहुंचाने की तो नहीं है क्या? वैसे चिराग इस बार भी मौजूद हैं और सीट बंटवारे की खींचतान के बहाने फिर से अकेले ताल ठोक कर नीतीश के खिलाफ एक्टिव हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये सब कब सहयोगी से राजनीतिक मोहरा बन जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। इन सारे मोहरों के बीच सबसे बड़ी बिसात तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजभवन से बिछा दी है, आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाकर। लिबरल मुस्लिम की इमेज वाले आरिफ मोहम्मद इनडायरेक्टली उस मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी के हक में लाने का संदेश है जो बीजेपी को वोट नहीं देता। दूसरे, सत्ता के हर तरह के खेल और उठापटक में राजभवन मोदी राज में एक अहम इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। यह भी पिछले 10 साल में देश कई बार देख चुका है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही साफ कह दिया था कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम असंवैधानिक था। यानी चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जेडीयू से लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी तक, चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई, आईटी, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह हर तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी करने में जुटे हैं, लेकिन नीतीश को टक्कर दे नहीं पा रहे। शायद इसलिए नीतीश खामोशी से सारा खेल देख रहे हैं, संकेतों और प्रतीकों के सहारे अपने तेवर भी दिखा रहे हैं। लेकिन इतना भी तय है कि अगर मोदी और शाह के कदम नीतीश को आउट करने की दिशा में बढ़ते रहे तो नीतीश के पलटवार की चोट बिहार में बीजेपी को साफ भी कर सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों इसे शेयर भी करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और प्रोत्साहित करते हैं कि हम ज़्यादा जानकारी भरी खबरें आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।